रहीम। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 केमिस्ट्री का हमने पढ़ना है। केसी निकालना हमने सीख लिया था। केसी को शॉर्ट फॉर्म में मैं बता दूं, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और ये रेशो है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रेज टू द पावर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय या टू मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। जो मोल्स हैं वो पावर बन जाएंगे। तो ये हमारे पास है। अब केसी का यूनिट क्या है? बेसिकली तो ये रेशो है। तो आपके जहन में एक बात आती है कि रेशो के तो यूनिट होते नहीं हैं, लेकिन केसी रेशो उन रेशो के यूनिट नहीं होते जो सेम क्वांटिटीज़ की सेम नंबर के दरमियान होती। लेकिन अगर सेम नंबर्स ना हो, सेम क्वांटिटीज़ ना हो, तो उनके यूनिट्स होंगे। अब पहला बात, ये शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चे, जो बार बार आता है, व्हेन केसी हैज़ यूनिट, व्हेन केसी हैज़ नो यूनिट। और ये इक्वेशन है, आज समझ लो, इसको गौर से सुन लो, खुद भी कोई जनरल इक्वेशन दे सकते हो। पहली चीज़ जो मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा दूं, मैंने कहा था मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये यूनिट होता है एक्टिव मास का मोलर कंसंट्रेशन का। यानी कोई भी चीज़ जिसकी वैल्यू दी होगी वो ये दी हुई होगी कि 0.10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब H2 है, 0.20 मोल पर डेसीमीटर क्यूब I2 है, 0.40 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ये है। इक्विलिब्रियम अटेंड होता है तो वैल्यू ये है। अब बताएं क्या है। तो व्हेन केसी हैज़ नो यूनिट, बच्चे एक टर्म याद रख लो, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इक्वल हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के, यानी जितने मोल्स प्रोडक्ट के बन रहे हैं उतने मोल्स रिएक्टेंट के बन रहे हैं, अगर ये बराबर होंगे तो केसी का कोई यूनिट नहीं हो। क्यों? क्योंकि सारे यूनिट कैंसिल आउट हो जाएंगे। वो कैसे? देखें, अब इसमें हमने केसी बनाना हो, इसको मैं समझाने के लिए ज़रा यहाँ आ जाता हूँ कि केसी बनाना हो तो इसका केसी फाइनल ये बनेगा HI और इसकी पावर क्या होगी 2। प्रोडक्ट यही है ना। और रिएक्टेंट कहाँ आएंगे? नीचे। रिएक्टेंट कौन कौन से हैं? H2 और इसका बीच में प्लस नहीं आना। मुझे फिर आवाज़ आई है प्लस की। प्लस नहीं आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई है। प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट। बार बार रिवाइज करवाता हूँ डेफिनेशन। अब देखें मोल्स कितने हैं, इसके कितने मोल्स हैं? 1। इसके कितने हैं? तो टोटल रिएक्टेंट के मोल्स कितने हो गए? और प्रोडक्ट के कितने मोल्स हैं? तो 2 और 2 बराबर हो गए। इसका यूनिट नहीं होगा। व्हेन केसी हैज़ नो यूनिट, व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। कैसे प्रूव कर देते हैं? केसी बराबर है HI का यूनिट है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। कंसंट्रेशन सबका यूनिट यही होगा, इसका स्केयर। नीचे H2 का यूनिट भी यही है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब कंसंट्रेशन है। और I2 का भी यूनिट यही है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। यही है ना यूनिट। तो अब देखो, पहले स्केयर से स्केयर कैंसिल हो गया, एक ये पावर कैंसिल हो गई, जो एक बचा वो इससे कैंसिल हो गया। तो केसी का आगे लिख देंगे नो यूनिट। कोई यूनिट नहीं है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि दोनों साइड पर मोल्स की तादाद बराबर हो गई है। क्लियर? फिर आ जाता है व्हेन केसी हैज़ यूनिट। उल्टा कर दो इसे। जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट नॉट इक्वल, नॉट इक्वल को ऐसे ही लिखते हैं ना, नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। शाबाश मेरे बच्चे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ये जिन बच्चों ने छुट्टी की है ना उनको बड़ा मसला होगा, क्योंकि ये टॉपिक बार बार वही पिछला रिपीट हो रहा है और इसीलिए वीडियो मौजूद है, लाजमी देखो। एक एक दिन एक एक देखोगे पीछे से याद हो जाएगा। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अगर मोल्स बराबर नहीं है तो केसी का यूनिट होगा। फिर केसी का यूनिट होगा तो क्या होगा वो फिर मुझे इक्वेशन बताएगी। अब ये इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल देखो, इसमें कितने मोल्स हैं? एक इसका है और इसके कितने हैं? टोटल कितने हो गए? 4। यानी रिएक्टेंट के कितने मोल्स हैं? 4। और प्रोडक्ट के कितने हैं? 2। अब लिख लेते हैं। केसी इसकी लिखेंगे, यही होगा ना, NH3 ये लिखवाई थी ना कल आपसे। NH3 का स्केयर
N2 और मल्टीप्लाई होगा H2 की पावर कितनी है बच्चे? ये जो नीचे होते हैं ये H2 N2 ये मालिक्यूल्स हैं, ये नहीं है मोल, मोल्स पीछे वाले होते हैं। तो अब इसकी जगह पर मैं इसकी यूनिट लिखता हूँ। यूनिट देखें जी, मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर 2, ऐसे है। नीचे क्या है, N2 की जगह पर मोल पर डेसीमीटर क्यूब की एक ही पावर है, और H2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब की कितनी पावर है? 3 है। तो अब देखो यहाँ पर कितनी है? 2 इस 3 में से 2 को कैंसिल कर देगी, नीचे 1 बच जाएगी, एक ये बच गई, एक ये बच गई, नीचे बच गई अब ये 1 इज इक्वल टू मोल मोल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मोल का स्क्वायर, DM-3 DM-3 से मल्टीप्लाई होगा DM-6, पावर से पावर जमा हो जाती है ना जब मल्टीप्लाई हो रहे हो। अब ये यूनिट नहीं है, यूनिट तो सीधा लिखना है, बट्टे में थोड़ी लिखना है। अब इसको जब ऊपर लेकर जाओगे तो पावर क्या हो जाएंगी? उलट हो जाएगी, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगी, जो प्लस है। अब ये मोल +2 है तो मोल क्या हो जाएगा? -2। DM-6 से क्या हो जाएगा? तो ये एक MCQ है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ Kc इन दिस इक्वेशन। तो अब इसका यूनिट है मोल, ये याद रख लो क्योंकि ये बार बार यूज होना है। मोल -2 DM+6, यार ये सारा तो हमारा बोर्ड ही कम कर दिया तुम लोगों ने। मोल -2 DM+6, तो ये हमारे पास Kc का यूनिट आ गया। Kc लिखना आता है ना सबको, उसकी जगह ये लिख लोगे ना, उसकी पावर जितनी होगी वो लिख लोगे ना, और फिर कैंसिल करके उसको अरेंज कर लोगे। तो अभी करवाते हैं आपसे, जज़ाकल्लाह। बच्चे नेक्स्ट जो है टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी Kc की अहमियत क्या है। ये इस दफ़ा आपके पहले टाइम में DG खान बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आया है 5 नंबर का। क्या नाम है, इसमें आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन लिखने हैं। जब इम्पोर्टेंस आ जाता है ना तो इसमें 2 लिखने पड़ते हैं, अगर वरना अलग-अलग भी पूछता है। एक पूछ लेगा प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, एक पूछ लेगा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। आज हम प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। प्रिडिक्टिंग का मतलब होता है पेशन गोई करना, प्रिडिक्ट पेशन गोई करना। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आया फॉरवर्ड मूव कर रहा है, आया रिवर्स मूव कर रहा है, या कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो 3 डायरेक्शन होंगी इस तरह से। अच्छा बच्चे, इस प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन में Kc की वैल्यू आपको गिवन होगी, यानी वो Kc की वैल्यू का मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर जो है ना Kc की वैल्यू ये होती है। अगर Kc की वैल्यू उससे कम होगी तो रिएक्शन कहाँ मूव करेगा, Kc की वैल्यू उससे ज़्यादा होगी रिएक्शन कहाँ मूव करेगा। इसका एक शॉर्टकट भी एंड में बताऊंगा। देखें जी, अब वो ये एग्जांपल उसने आपकी बुक में दी हुई है। उसने कहा है Kc, देखें, प्रिडिक्ट दैट व्हाट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इज एट एनी टाइम t। किसी टाइम में आपको उसने बता दिया कि ये रिएक्शन है, इसकी Kc की वैल्यू ये होती है। अब वो कहता है कि यार 10 मिनट बाद चलो अब मालूम करो अब क्या डायरेक्शन होगी। फिर आप लोग कंसंट्रेशन निकालते हैं मेथड से, और कंसंट्रेशन से फिर वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं और फार्मूला बनाते हैं। देखें, वो कहते हैं फॉर एग्जांपल एक किसी टाइम पर हाइड्रोजन मैंने निकाली है तो वो 0.10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब थी। यूनिट सेम होगा सबका, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। I2 0.20 मोल पर डेसीमीटर क्यूब थी। HI 0.40 मोल पर डेसीमीटर क्यूब थी। उसने Kc की वैल्यू में पहले दे दिए 57 है। अब देखो इसका कोई यूनिट नहीं है, अभी आपने निकाला था कि ये भी 2 ये भी 2, इसलिए Kc के आगे मैंने कोई यूनिट नहीं लिखा, तो Kc का कोई यूनिट नहीं है यहाँ। तो वो ये कहता है कि अब बताएं कि अब डायरेक्शन क्या होगी। आपको एक चीज़ बता दूं, व्हाट इज Qc एंड Kc। Kc और Qc में फ़र्क क्या है? Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, Qc कांस्टेंट है उस वक्त जब आप किसी टाइम पर कंसंट्रेशन मालूम करें, यानी जो आप कैलकुलेशन करते हैं ना वो बेसिकली आप Qc कर रहे होते हैं, तो किसी टाइम पर कर रहे हैं। तो अब इस टाइम पर लिखने के लिए मैं वही Qc की Kc की जगह Qc लिखूंगा, लेकिन फार्मूला वही रहेगा। देखो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का स्केयर आ गया, अभी आपने बनाया है, सिर्फ यहाँ Qc लिखा है Kc की जगह, वैल्यू पुट करो। Qc बराबर है HI कितना दिया है बच्चे उसने
0.40 0.40 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसका क्या लेंगे? ये स्केयर लेना ना भूलना, नहीं लोगे आंसर नहीं आएगा। H2 कितना है? 0.10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और I2 कितना है? 0.20 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब देखें, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब कैंसिल हो गया। 0.4 का स्केयर ले लें, कैलकुलेटर है, 0.016 आता है तकरीबन। 0.016 डिवाइडेड बाय 0.1 को 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे, वही आंसर आएगा क्या? 0.20। अब QC इसको डिवाइड करके आंसर निकालो। दिखाओ मुझे कैलकुलेटर, क्या आ रहा है सुहेल? 0.4 का स्केयर लिया, या आ गया 0.16। 0.16 नहीं आ रहा, ये इसीलिए कैलकुलेट 0.16। तो 0.16 और नीचे 0.1 को जब 0.2 से मल्टीप्लाई करूंगा वही आएगा 0.02 आ रहा है। 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, इसीलिए कैलकुलेटर से किया है। 0.02 आ रहा है बच्चे ये। अब इसको डिवाइड कर लो, 0.16 डिवाइडेड बाय 0.02, ये आता है मेरे पास 8। क्या आता है? 8। क्लियर हो गया? यानी असल केस, इसका मतलब ये कि अभी इक्विलिब्रियम नहीं आया। इक्विलिब्रियम आ गया होता तो वैल्यू 57 होती ना, वैल्यू तो 8 आई है, इसका मतलब अभी इक्विलिब्रियम नहीं आया। तो इक्विलिब्रियम आने के लिए किसी डायरेक्शन में मूव तो करेगा वो, 57 बनाने के लिए करेगा तो सही। एक शॉर्टकट ये है मेरे बच्चों, KC को लिखो लेफ्ट साइड पर, QC को लिखो राइट साइड पर। KC को बराबर कर दो QC के। अब हर चीज़ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है, सबको पता है ना ये। तो KC की वैल्यू कितनी निकली है उसने बताई है 57, और QC की वैल्यू कितनी निकली है? 8 निकली है। तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगा? लेफ्ट टू राइट, यही डायरेक्शन होगी। क्यों? क्योंकि बड़ी वैल्यू को छोटा करना है ना, बराबर करना है। हाई से लो की तरफ कौन सी डायरेक्शन बन रही है? लेफ्ट टू राइट कौन सी है? फॉरवर्ड या रिवर्स? कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा? तो अभी ये रिएक्शन निकालने के बाद मैं कहूंगा प्रिडिक्ट कर ली मैंने। कैसे? इधर से मैंने प्रिडिक्ट किया, पेशेंट गोई की है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है? फॉरवर्ड राइट। क्लियर हुई ये बात? अब देखो 3 कंडीशन है इसकी। पहली तो हमने ये देख ली कि KC अगर QC से बड़ा है या QC छोटा है KC से, एक ही बात है, एक ही बात है ना। अगर KC QC से बड़ा है तो रिएक्शन की डायरेक्शन होगी फॉरवर्ड। ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन QC एंड KC। फिर KC अगर QC से छोटा है, अगर छोटा होता, छोटा कैसे होता? इसका आंसर फॉर एग्जांपल 8 के बजाय 80 निकल आता, तो रिएक्शन कहाँ जाता? यहाँ जाता ना, पीछे जाता ना। तो वो यही कहेगा कि अगर KC, एक को याद करो, अगर एक भी याद नहीं होता ना, सिर्फ ये याद कर लो ना, तो खुद ही बता दोगे आंसर कि अगर KC ये बड़ा ये छोटा, तो बड़े से छोटे की तरफ। अगर इसको बड़ा कर दोगे तो बड़े से छोटे की तरफ, इधर से ऐसे कर लो। तो वो ये कहता है कि अगर KC छोटा हो QC से तो डायरेक्शन क्या होगी? रिवर्स होगी। डायरेक्शन क्या होगी? रिवर्स होगी। और अगर KC और QC बराबर हो जाए फिर क्या होगी? इक्विलिब्रियम में। किस में है? तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में ये 3 पॉइंट लिखने होते हैं बस, ठीक है? मुश्किल तो नहीं है। जिसको KC निकालना आती है ना, वो QC भी निकाल लेगा, वो ये भी देगा, आ जाएगा। जज़ाकल्लाह।